हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जम के पढ़ो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट को, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम सेकंड पार्ट को करेंगे। तो मुकेश नाम का एक लड़का होता है जो कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं बड़े होकर मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो हमारी जो ऑथर है एनीस जंग, वो पूछती हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ नॉलेज है, कुछ पता है? तो उसके जवाब में मुकेश कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार स्ट्रेट लुकिंग इनटू माय आइज़। मतलब वो हमारी जो ऑथर है उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि पर मैं सीख लूँगा, मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज, मतलब उसके जो सपने हैं, मुकेश के जो सपने हैं, वो एक अंधेरे फिरोज़ाबाद की गलियों में एक चमकते तारे की तरह उसे दिखते हैं। फिरोज़ाबाद की गलियाँ अपनी बैंगल मेकिंग के लिए मशहूर थी। वहाँ पर हर एक फैमिली बैंगल मेकिंग का काम करती थी। वो एक इंडिया की सबसे फेमस इंडस्ट्री थी जो बैंगल मेकिंग के लिए जानी जाती थी। वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ जनरेशन से, मतलब कई सदियों से बैंगल मेकिंग का काम करती थी। फर्नेस के आगे वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स करती थी। सारी वुमेंस, चाहे मेल हो, फीमेल हो या बच्चे हों, वो सारे बैंगल मेकिंग का काम करते थे। मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक थी। उनको किसी को भी ये नहीं पता था कि ये इलीगल है कि एक छोटे से बच्चे से या किसी भी 18 साल से छोटे बच्चे से ऐसा काम कराना कि उससे एक हॉट फर्नेस के सामने हाई टेम्परेचर में उससे काम कराना, अंधेरी जगह में रखना, कई टाइम तक लाइट ना दिखाना, बाहर ना निकलने देना और बहुत तेज़ आंच में काम करना, ये इलीगल है। उनमें से ये बात किसी को नहीं पता थी। तो लगभग 20,000 बच्चे रोज़ वहाँ पे हॉट फर्नेस के आगे काम करते थे विदाउट डे लाइट को देखे। वो दिन में भी उस हॉट फर्नेस के आगे काम करते थे, उस अंधेरे जो भी जगह होती थी, फैक्ट्री होती थी, वहाँ पर उन्होंने बहुत टाइम से लाइट नहीं देखी थी और इस कारण वो जल्दी अपनी ब्राइटनेस, अपनी जो आई साइट है, वो खो देते थे। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश अब जो ऑथर है उनको अपने घर ले जाना चाह रहा है और वो अपने घर की तरफ चलना शुरू करता है और वो कहता है कि हमने अभी अपना घर दोबारा बनवाया है, रीबिल्ड करा है। धीरे धीरे हमारी जो ऑथर है वो पीछे पीछे चलने लगती है मुकेश के, और वो देखती हैं कि मुकेश जिन गलियों से जा रहा है उन गलियों की नालियाँ भरी पड़ी हैं, उनमें गार्बेज फंसा पड़ा है, कुछ ही छोटे छोटे घर हैं, झुग्गियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं, बहुत बुरी हालत में है, उनके घर टूटे हुए हैं, वॉल्स गिरी हुई हैं, जो दरवाजे हैं वो बहुत गंदी हालत में टूटे फूटे हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं बिल्कुल भी। जो घर है वो बहुत छोटे और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है और वहीं पे ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ रह रहे हैं बहुत छोटी सी जगह में। ऐसे चलते चलते मुकेश एक घर के आगे रुकता है और ज़ोर से दरवाजे पे पैर मारता है और वो दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो एक हाफ बिल्ट शैक के अंदर घुसते हैं, यानी कि वो एक छोटा सा कच्चा घर होता है जो मुकेश का होता है, वो उसके अंदर घुसते हैं। वो देखते हैं कि फायरवुड स्टोव जल रहा है, मतलब चूल्हा जल रहा है और उस पर खाना बन रहा है और साथ में कुछ और वेजिटेबल्स भी कट के रखी हुई है और एक प्यारी सी छोटी सी यंग वुमेन इज़ कुकिंग अ इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। यानी कि एक प्यारी सी छोटी सी लड़की जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, वो पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है दोपहर का। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। वैसे तो वो बहुत धुएं के आगे काम कर रही थी क्योंकि चूल्हा जला रही थी, चूल्हे में बहुत धुआं उठता है, पर तब भी वो जैसे ही देखती है कोई गेस्ट आया वो चुपके से स्माइल करती है। वो मुकेश के भैया की वाइफ थी, यानी कि मुकेश के बड़े भाई की बीवी थी, जो उम्र में कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर उनको दर्जा बहुत बड़ा दे दिया गया था। उनको बहू का दर्जा दे दिया गया था, यानी कि डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जिनके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी है, उनके पति की, मुकेश की और उन दोनों के पिता की, जो बहुत बूढ़े हैं। जैसे ही उनके पिताजी एंटर करते हैं, मुकेश और उसके भाई के पिताजी एंटर करते हैं, वो फटाफट ब्रोकन वॉल के पीछे छुप जाती है, यानी कि टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाती है बहू, और अपने सर पर पल्लू रख लेती है और मुँह छुपा लेती है। उनके यहाँ ऐसा रिवाज होता है कि जो बहू होती है वो रिस्पेक्ट देने के लिए अपना मुँह छुपा लेगी एल्डर मेल मेंबर्स के सामने। ऐसे ही करके उसके जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं, मैंने इन सालों में हार्ड लेबर करके, बहुत मेहनत करके कुछ नहीं करा,
पहले मैं टेलर था और अब बैंगल मेकर हूँ। वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में असफल रहा। मैंने सिर्फ अपना घर ही रेनोवेट करा, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ वो अपने बच्चों को ये सिखा पाया, उसने सिर्फ अपने बच्चों को ये सिखाया कि चूड़ियाँ कैसे बनाया जाता है, जो उसे पता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उसी टाइम उनकी दादी कहती है, इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी। मुकेश की दादी कहती हैं कि ये शायद उनका करम था, उनकी मंजिल थी, या फिर उनका यही करना, ये जो कर रहे हैं बैंगल मेकिंग, ये उनके नसीब में था, ये लिखा हुआ था। और ये वो दादी हैं जिनके खुद के पति अंधे हो गए थे, उनकी आंखें चली गई थी, क्योंकि वो रोज़ डस्ट के सामने ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करते थे, यानी कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते थे अंधेरे के आगे, डस्ट के आगे, इसलिए उनकी आंखें उन्होंने खो दी थी। फिर भी वो अपने बच्चों को चाहती हैं कि वो बैंगल मेकिंग काम करे, ये एक्सेप्ट करके कि ये उनकी डेस्टिनी है, उनका कर्म है। फिर वो कहती हैं, हम एक बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं। हमने कुछ नहीं देखा सिवाय इसके कि चूड़ियाँ कैसे बनाते हैं, चाहे वो घर हो, बाहर बगीचा हो, कहीं भी हो, हमें सिर्फ यही पता है कि बैंगल कैसे बनाते हैं। फिरोज़ाबाद की सारी गलियों में सिर्फ बैंगल मेकिंग होती है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। कहीं कोई चूड़ियाँ बना रहा होता है, कहीं उनको जोड़ रहा होता है, कहीं उनको सुखा रहा होता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बैंगल्स देखी हैं, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, जैसे कोई रेनबो हो, जो ऐसे ही यार्ड में सूखे रहते हैं। या फिर वो लोग जो जब चूड़ियाँ बन जाती हैं उसको एक सजा के एक कार्ट में बेचने जाते हैं बाज़ारों में। यंग मैन शैंटी टाउन्स में जाते हैं उस चूड़ियों को बेचने, जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है, और उनके पास कुछ ही खर्चा मिलता है उनको चूड़ियाँ बेच के। उन्होंने सिर्फ यही देखा है। और ऐसे ही कई सारे लोगों ने, कई सारी फैमिलीज़ ने अपनी आंखें खो दी हैं, क्योंकि अंधेरी जगहों में बिना लाइट के, ऐसे धूल मिट्टी के आगे, तेज़ आंच की फर्नेस के आगे अपनी आंखें ही खोएगा ना बंदा। तो सारे वो कह रहे हैं, वो सारे छोटी एज में ही अपनी आंखें खो चुके हैं कि अब वो बड़े भी नहीं, उन्होंने कोई दुनिया भी नहीं देखी है, वो ना वो बड़े हुए ना वो अडल्ट हुए हैं, अभी उन्होंने बचपन से अपनी आंखें खोना शुरू कर दी हैं। सविता नाम की एक यंग लड़की होती है, जो एक पुरानी पिंक ड्रेस में बैठी होती है उस बूढ़ी औरत के साथ, यानी कि मुकेश की दादी के साथ एक सविता नाम की छोटी सी लड़की पिंक कपड़ों में बैठी होती है, जो ग्लास की जो बैंगल होती है उसको जोड़ रही थी। और उनका जो छोटी बच्ची है सविता, उसका हाथ ऐसे काम कर रहा था जैसे वो कोई मशीन है। उसको इतनी आदत हो गई थी ये काम करने की, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो एकदम बहुत ध्यान से करे, नहीं, उसको इस चीज़ की आदत थी, इसलिए वो बहुत आसानी से उसको कर दे रही थी। आई वंडर इफ़ शी नोज़ द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स। जो ऑथर होती है वो सोचती है, मैं सोच रही हूँ कि क्या इसे इस बैंगल्स की सेंसिटी के बारे में पता होगा, कि जो अभी ये बैंगल ऐसे ही बना दे रही है, ये इंडियन वुमेन के सुहाग को सिंबलाइज़ करती है, ऑस्पिशियसनेस को सिंबलाइज़ करती है शादी की। वो कहती है कि जो हमारी ऑथर है वो कहती है, मैं सोचती हूँ कि इस बच्ची को पता होगा कि ये चूड़ियाँ जो अभी बना रही है, ये फ्यूचर में इसकी कितनी चीज़ों को वैल्यू करती हैं। वो एक इंडियन वुमेन का सुहाग होती हैं चूड़ियाँ, ऑस्पिशियसनेस होती है मैरिज में, और ये उनको बहुत ऑस्पिशियस है उसके लिए। ये उस एक दिन, और वो सोचती हैं कि एक दिन इसके हाथों में भी ये चूड़ियाँ आएंगी, ये भी अपना सर उस लाल दुपट्टे से कवर करेगी, अपने हाथ में लाल मेहंदी लगाएगी, चूड़ियाँ पहनेगी लाल, और एक दिन दुल्हन बन जाएगी, जैसे उसकी साइड में बैठी एक ओल्ड वुमेन अपने घर आई थी एक दिन दुल्हन बन के कई साल पहले। उसके हाथों में, जो बूढ़ी औरत है उनके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, पर उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। उनके हस्बैंड अभी भी ज़िंदा है, जो दादी है मुकेश की, उनके हस्बैंड अभी भी ज़िंदा हैं, क्योंकि उनके हाथों में रेड चूड़ियाँ हैं, पर उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, एक लाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत उदास रहती हैं। जब वो नई नई शादी करके आई थी, खुश थी, एक लड़की थी, बट अब उन्होंने जैसी लाइफ फेस करी वो बहुत उदास रहती हैं, क्योंकि अब वो कहती हैं एक वक्त सैर भर खाना भी नहीं खाया। उनके हालात इतने बुरे हैं कि वो कह रही है, हमने एक बार चैन से खाना भी नहीं खाया है, सुकून की रोटी भी नहीं खाई है। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट एन्जॉय इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक पेट भर के अच्छा खाना भी नहीं खा सकी। दैट्स वट शी हैज़ रीप्ड। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद
फ्लोइंग बियर्ड सेज, मतलब उनके जो दादी होती हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं, उनकी बहुत दाढ़ी बढ़ गई होती है, वो कहते हैं मेरे को कुछ नहीं पता सिवाय बैंगल बनाने की, यानी कि बैंगल मेकिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैंने अपनी सारी उम्र में सिर्फ एक कच्चा सा घर बना के दिया है अपनी फैमिली को रहने के लिए, और कुछ नहीं पता मुझे। ऐसा सुनने के बाद वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए सिवाय अपने घर वालों को एक रूफ़ देने के, अपने घर वालों के सर पे एक छत देने को, वो भी टूटी फूटी। द क्राई इज़ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल। मतलब ये जो भार है, ये सिर्फ यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ रो सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें और कोई बिज़नेस का आइडिया नहीं है। बैंगल मेकिंग ही आती है उनको, चाहे वो यंग हो चाहे छोटे हो, पूरी फैमिली मिलके बैंगल मेकिंग करती है, और उन्होंने ऐसे कई साल निकाल दिए हैं बैंगल मेकिंग करने में। अगर कोई बच्चा होता है, बड़ा होकर सोचता है कि हम कुछ डिफरेंट करेंगे, पर उनकी डेस्टिनी ऐसी है कि उन्हें वो फिर से बैंगल मेकिंग में ले ही आती है। तो हमारी ऑथर उन्हें कहती है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। वो कहती है तुम अपने आप को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते। कुछ यंग मैन के ग्रुप होते हैं, उनसे बोलती है, और वो कहते हैं कि हमारे फादर्स ने या फिर फोरफादर ने, उनके पूर्वजों ने या फिर उनके पिताजी ने ऐसा करने की कोशिश करी थी, अपनी चलाने की कोशिश करी थी, सोचा था कि हम कोऑपरेटिव में जाएं, पर जो मिडल मैन हैं या फिर जो अमीर लोग हैं वो ऐसा नहीं होने देते। अगर वो ऐसा करते भी हैं, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल हॉल्ड अप बाय पुलिस। यानी वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा कर भी देते हैं तो हमारे साथ होता क्या है, हमें पुलिस ले जाती है, जेल में बंद कर देती है, मारती पीटती है, और कहते हैं कि हमने कुछ इलीगल करा है जो नहीं करना चाहिए था। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम। उनके बीच में कोई लीडर नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सके, उनकी बात आगे पहुंचा सके। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर। वो कहते हैं उनके पिताजी भी उतना ही थक चुके हैं। सब ने बहुत ट्राई करा कि हम कोऑपरेटिव की तरफ जाएं, पर जो अमीर लोग हैं वो उन्हें वापस उल्टा उनकी तरफ घुमा के उनको जेल में बंद करवा देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। जो ग्रीडी लोग होते हैं वो पावर्टी को आगे नहीं बढ़ने देते। इनकी बात सुनने के बाद जो हमारी ऑथर है वो कहती हैं कि ये सब सुनने के बाद कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो इनका जो वो है दो दुनिया में बटा पड़ा है, दो वर्ल्ड में बटा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी फैमिली है जो बहुत पावर्टी में फंसी पड़ी है, उनके ऊपर एक कास्ट का बर्डन है, यानी कि मतलब उनको मजबूरी दे दी गई है कि तुम इसी कास्ट के हो, तुम यही करोगे, तुम बैंगल मेकिंग कर सकते हो तो बस तुम यही करोगे। उनको आगे नहीं बढ़ना दिया जा रहा। और दूसरी तरफ एक ऐसी फैमिली है जो साहूकार्स की है, मिडल मैन है, पुलिस मैन है, कीपर्स ऑफ लॉ है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस हैं, जो इन सबको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, सिर्फ अपनी चला रहे हैं। और इन सब ने कई सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है जो उनको आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। जैसे ही कोई सोचता भी है कि हम आगे बढ़ेंगे, इनके ख़िलाफ़ बोलेंगे या फिर कोई नया सपना, कोई अलग चीज़ चूज़ करेंगे वो बैंगल मेकिंग के अलावा, फिर उनको ये पता लग जाता है कि उनके फादर्स के साथ भी यही हुआ, इनके साथ भी यही होगा। वो नेचुरली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ सकते। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यानी कि अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो उनके साथ बहुत गलत हो सकता है। और जो बात वो कहना चाह रही है, हमारी जो ऑथर है वो कहना चाह रही है, वो एक फ्लैश उन्होंने मुकेश की आंखों में देखी है, जो कहता है कि मैं बड़े होकर मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। यानी कि मुकेश जो एक छोटा सा बच्चा है वो सोच रहा है कि नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैं तो बड़े होकर मोटर मैकेनिक ही बनूँगा। ये चीज़ हमारी ऑथर को बहुत अच्छी लगती है। वो कहती हैं कि मेरे को उसकी आंखों में, जो मुकेश है उसकी आंखों में एक झलक दिख रही है कि वो सच्ची में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न। वो कहता है कि मेरे को मोटर मैकेनिक बनना है, और वो कहता है कि मैं गैरेज जाऊंगा और सीखूंगा कि कैसे गाड़ियों को ठीक करा जाता है, गाड़ी कैसे चलाते हैं। बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। बट गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। तो मुकेश कहता है कि मैं चल लूँगा, मैं चल के जाऊँगा रोज़, पर मैं सीखूँगा। उसके बाद जो हमारी ऑथर है वो उनसे पूछती है, मुकेश से पूछती हैं, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारे प्लेन उड़ाने का भी ऐसा कोई सपना है। सडनली मुकेश होता है वो चुपचाप खड़ा होता है और नीचे की तरफ देखता है और कहता है नहीं। मतलब वो मना कर देता है और उसके फेस पे एक एम्बैरसमेंट दिख रही होती है, वो चुपचाप नीचे मुंह झुका लेता है।
यानी कि उसको पता लगता है कि आई थिंक उसने कभी प्लेन देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ ही फ्यू प्लेन्स होते हैं जो फ़िरोज़ाबाद की गलियों के ऊपर से जाते हैं, और उसके लिए वो बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि गाड़ियाँ वो डेली आता जाता सड़क पे देखता है कि गाड़ियाँ जा रही हैं, उसका एक ड्रीम है। बट जो प्लेन है वो बहुत ऊपर है होता है, और वो कभी कभी देखता है, तो उसे नहीं पता कि प्लेन चलाना चाहिए उसे नहीं चलाना चाहिए। वो बस वहाँ की सोच रहा है कि गाड़ियाँ वो रोज़ देखता है, और गाड़ी उसके लिए फ़िलहाल एक मेन चीज़ है जो वो चाहता है कि उसके लिए कुछ करे, चाहे गाड़ी चलाना सीखे, मोटर मैकेनिक बने, बट बैंगल मेकिंग से डिफरेंट कुछ करे। तो हमारा सेकंड पार्ट भी यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको सेकंड पार्ट समझ आया होगा। थैंक यू।